नमस्कार। कल्चर मैटर्स विद कैलाश में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संस्कृतियों की बात करते हैं और संस्कृति में बहुत सारे समाधान हैं। तो हम केवल संस्कृति का मतलब केवल पेंटिंग या गीत गाना या किसी मॉन्यूमेंट है या हेरिटेज है, केवल उसकी बात नहीं करते। संस्कृति में हम मानवीय संवेदनाओं की भी बात करते हैं और इन्हीं मानवीय संवेदनाओं को लेकर के आज हम आए हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती वाणी भारद्वाज। वाणी भारद्वाज एक बहुत ही सफल महिला है, अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है, अच्छी पुत्री है, अच्छी बहन है। इनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है। इनके पिता डॉक्टर थे, इनके पितामह थे वे संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता और प्रोफेसर थे। इनके चाचा वगैरह भी बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो इनका पूरा वातावरण या तो विद्वानों का रहा है या सेंस ऑफ चैरिटी, सेंस ऑफ गिविंग जो है वो इनके रक्त में समाया हुआ है। ये इनके पिता ऐसे चिकित्सक थे जो आने वाले मरीजों को अपने जो वेतन का पैसा होता था उससे दवाई खरीद के उसका इलाज कर देते थे, उनको रहने की भी व्यवस्था कर देते थे। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि इनके परिवार को जानता रहा हूँ। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो इनके बड़े भाई प्रवीण भारद्वाज मेरे जूनियर थे और मैं मैथिली के कुछ एलिमेंट को जानना चाहता था तो उनमें वो मुझे एक छोटे भाई की तरह मदद करते थे। इनके जो चाचा थे वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ाते थे, पढ़ते थे भी, पीएचडी भी कर रहे थे। वो सभी मेरे मित्र थे और मैथिली संस्कृति के बहुत सारे गुणों को, बहुत सारे शिष्टाचार को मैंने सीखा है। इनके गाँव में मैंने अपना गाँव देखा है, इनके साथ मैंने आत्मसात किया है, इनमें मैंने अपनी खुद की बहन देखा है। तो इन सारे गुणों से जो परिपूर्ण है वाणी भारद्वाज। तो आज के जो कल्चर मैटर्स विद कैलाश का जो प्रोग्राम है उसका हमने नाम रखा है स्वयं सिद्धा। जो स्वयं में सिद्ध है, स्वयं में वो प्रमाणित है, उसको प्रमाण करने की जरूरत नहीं है, उसको वह प्रयोग हो चुका है और वह प्रयोग जो है बहुत ही सफल प्रयोग है। और उस प्रयोग की शुरुआत कैसे है, क्या है, इन सब छोटी-छोटी बातों पे आप छोटे-छोटे से काम करते रहिए। उन छोटे-छोटे कामों से आप बड़े काम करते हैं। उन्हीं सब बात पे हम बतकही करेंगे, उनके जीवन को थोड़ा-सा हम खुले देंगे और हम जानेंगे उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, समाज के लिए क्या किया है। और इससे पहले कि मैं वाणी से बात करना शुरू करूँ, आपको मैं तुलसीदास जी को याद दिला दूँ। तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे ज्यों सहाय रघुवीर। वाणी इज फॉलोइंग दिस पाथ। विद दिस अब मैं वाणी जी को स्वागत करता हूँ और कहता हूँ कि अपनी शुरुआत करें, फिर हम लोग बात करें। प्रणाम भैया और आप सभी दर्शकों को मेरा वाणी भारद्वाज का बहुत-बहुत प्रणाम है। आज ये बहुत मेरी खुशनसीबी है जो आप मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, मेरे पूरे बैकग्राउंड को जानते हैं। हमें आपसे कुछ कहने की आज आपके मुँह से सुन के हम अपने पापा जी के लिए, अपने दादाजी के लिए सुन के, मेरे चाचाओं के लिए, मेरे भाइयों के लिए जो खुशी हो रही है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं क्योंकि खुद को जानना या खुद से कोई बात कहना, उससे अच्छा होता है जब सामने वाले आपको इतना अच्छा से जानता हो और वो अगर आपके बारे में इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं, तो वाक़ई लगता है जो हम सही में उस घर से, उस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ मेरे दादाजी जो संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के प्राचार्य होके संस्कृत विश्वविद्यालय कॉलेज के प्राचार्य हुए, रिटायर किए। काफ़ी उनको उस समय चूड़ामणि योजना स्कॉलरशिप मिली हुई थी, फेलोशिप जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलती थी। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, हम लोग को उस समय इस चीज़ की अनुभूति नहीं थी, जो ये सब क्या होता है, जो आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको सम्मान दिया जाता था। मेरे फादर को हमने देखा जो
समाज के लिए किस तरह से वो अपने को समर्पित थे, और उन चीज़ों को आपने इतना अच्छा से बताया अभी, तो वो सुन के मन गदगद जिसको कहते हैं हो गया है। और उसी पूरे बैकग्राउंड में हम चले गए हैं जहाँ हम छोटे थे, वो नवानी गाँव जहाँ की हम बेटी हैं, जहाँ के मेरे पापा लोग हैं, मेरे दादाजी का घर था। कोइलक गाँव जहाँ मेरे पापा डॉक्टर थे, जहाँ से उन्होंने हम लोग ने अपनी बचपन वहीं देखा है, उससे पहले भी लौखी गाँव में। तो ये मेरा हम उस पूरे एरिया में चले गए हैं जहाँ कहता है जो भावना से हम जुड़ गए हैं उस पुरानी जगह पे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठ के और इस कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा के साथ हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं। थैंक यू बानी। बानी, लेट अस गो बैक टू योर चाइल्डहुड और हमें बताइए कि आपके पिता के ऐसे क्या गुण थे। ही वाज अ डॉक्टर एंड लोग उनको ब्रह्मचारी जी कहते थे, तो उनमें क्या था कि ए डॉक्टर, एंड दैट टू ही वाज नॉट एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, ही वाज एन एमबीबीएस डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ रिप्यूट, ही वाज अ डॉक्टर ऑफ द कॉमन मैन, he was a doctor with the helping hand, he was a doctor who had intention to help the people। तो उसमें ऐसा क्या था कि उनको लोग ब्रह्मचारी जी क्यों कहते? हम बता रहे हैं, भैया भी कह सकते हैं, सर भी बोल सकते हैं। उनकी एजुकेशन जो है वो गुरुकुल कांगड़ी में हुआ था। वो देवघर के पास गुरुकुल हुआ करता था, और आप लोगों को पता होगा जब गुरुकुल में पहले शिक्षा होती थी तो वहाँ सभी बच्चों का नाम जो है एक साथ, उनका अपना टाइटल नहीं होता था। जो गुरुकुल परंपरा होता था वहाँ कोई न बड़ा होता था न छोटा होता था, न कोई बड़े घर से होता था न छोटे घर से होता था। उनकी एक लिविंग स्टैंडर्ड होती थी, एक ही पैमाना होता था जहाँ पे वो सीखने आते थे, और गुरु शिष्य परंपरा जहाँ चलती थी तो वहाँ सभी बच्चों का एक टाइटल कर दिया जाता था। जो भी नाम होता था उसके साथ उनको ब्रह्मचारी लगा दिया जाता था। लेकिन और जब जब बड़े होते थे बच्चे, वहाँ से निकलते थे, पास आउट होते थे, तो फिर वो अपना पुराना जो सरनेम होता था उसमें चले आते थे। लेकिन मेरे फादर को ये नाम इतना अच्छा लगा था, ये टाइटल इतना अच्छा लगा था, उन्होंने ब्रह्मचारी अपना नहीं हटाया और वो उसको कंटिन्यू कर लिए। उनका पूरा नाम था बेणी माधव ब्रह्मचारी। तो मेरे दादाजी का एक वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण जी के बहुत ही मतलब उनका जितनी भी कविताएं थी, जितनी कहानियां था, ये वो कृष्ण पे ही थे था। तो उन्होंने अपने सभी बच्चों का नाम कृष्ण पे ही रखा था। तो मेरे फादर का नाम वेणु माधव, वेणी भी कृष्ण जी का नाम है, माधव भी कृष्ण जी का नाम है। और भी मेरे चाचाओं का भी, जो जितने मेरे 3 और चाचा थे, हैं 2 हैं, एक तो चले गए, तो सबका नाम आपको पता ही होगा, राधा माधव, मिलिंद माधव, गोविंद माधव। और बाद में उन लोगों ने अपना टाइटल कंटिन्यू किया भारद्वाज। हम लोग भारद्वाज गोत्री थे, हमने भी अपना अभी तक कंटिन्यू कर रखा है। और हाँ, तो वही इसी वजह से उन्होंने अपना नाम के आगे जो सरनेम उनको लगा था गुरुकुल में, जो उनके गुरुजी दिए हुए थे, उनको उन्होंने हटाया नहीं और वही लगा के रखे। और एज ए डॉक्टर आप बताते हैं जो बचपन में हमने क्या देखा, तो मेरी जब अभी कुछ दिन पहले हमें एक कथा लिखने को बोला गया था विश्व मैत्री संघ पत्रिका के लिए, स्मारिका के लिए, तो हमने यात्रा कहिया आबक ये टाइटल दिए थे। तो हमको याद आया, हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, जब हम मेरे फादर की पोस्टिंग लौखी ब्लॉक में था। लौखी अब हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस तरह से यातायात के दुनिया में, कम्युनिकेशन के दुनिया में जी रहे हैं। चाहे वो संचार का माध्यम हो, चाहे यातायात का, बहुत ही सुविधापूर्ण तरीके से देख रहे हैं। मेरे बच्चे को ये आभास भी नहीं होगा जो पहले बैलगाड़ी में यात्रा करना क्या होता था।
मेरे बच्चे इसको इमेजिन से मेरे बच्चे पढ़े हैं जो जो पहले पैदल लोग 10 किलो अपने सर पे बोझा लेके चलते थे। तो वो लौकी जो कि इतना इंटीरियर था, आप समझ सकते हैं जो बिहार को उतने करीब से जानते हैं या जो हम लोग से थोड़े ऊपर जनरेशन के होंगे वो लोग सब समझ सकते हैं। लौकी जहाँ पे 30 या 20 किलोमीटर कोई यातायात की सुविधा नहीं हुआ करती थी। कोई गाड़ी निर्मली से आप कैसे जाएंगे वो आप तय कीजिए, चाहे पैदल जाइएगा, चाहे रिक्शे से साइकिल से जाइएगा, चाहे बैलगाड़ी की यात्रा होती थी। मेरे फादर जब लौकी ज्वाइन किए हम लोग बहुत छोटे-छोटे थे। हमें बस झिलमिल हल्की सी धुंधली सी यादें हैं उसकी। जो मेरे पापा घोड़ा से पेशेंट को देखने जाते थे। वो घोड़ा जो कि बस घोड़े का ही रास्ता हुआ करता था कुछ दूर, और घोड़ा कहा जाता है जो ऐसा होता है जो तरपत चला जाता है ऐसे। तो वो चीज उसके बाद होता था, हम लोग रात में देखते थे, जो सुनते हैं अभी याद हल्की याद आती है, जो नेपाल वहां से पूरा ऐसे दिखता था जो वहां नेपाल की लाइट आ रही है। तो ये हम लोग का जो था बचपन में हमने उनको देखा है और कैसे वो समाज के प्रति समर्पित थे। फिर उनका ट्रांसफर कोइलख हुआ, तब हम लोग महज 4 साल के थे, हम थे 4 साल के। वहाँ पे वो प्राइमरी इसमें हॉस्पिटल में जब डॉक्टर हुए तब उस समय साइकिल से यात्रा मतलब पेशेंट को देखने, पहले का ये कल्चर हुआ करता था, जो डॉक्टर कोई बड़े आदमी बुलाते जब बीमार होते थे तो डॉक्टर को बुलावा आता था जो नहीं आ पाइए देखने के लिए, तो उनके सम्मान में उनको जाना, या ऐसे जगह जहाँ पेशेंट एकदम कंडीशन में नहीं है जो वो आ सकता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर वहां जाया करते थे, उसको कॉल करते थे, कॉल बुलाने आता था लोग। जैसे बहुत प्रेग्नेंट वुमेन होती थी, वो चल नहीं सकती हैं, कोई साधन नहीं होता था जो उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जाए, तो ऐसे में डॉक्टर बुलाया जाता था। तो वो जाते थे, कभी तो साइकिल से जाते थे, कभी कुछ दूर रहा तब तो खुद पैदल जाते थे। बाद में हमको याद है 80 में उन्होंने अपने लिए एक मोटरसाइकिल खरीदा था, उसका नंबर भी था 70-80 उस मोटरसाइकिल का। तो वो उस मोटरसाइकिल का ये यात्रा पे ही याद आया, जो वो कैसे एक मोटरसाइकिल कितनों के लिए वरदान का काम करता था, जबकि ये पेशे से डॉक्टर थे, इनको हर वक्त एक ऐसी साधन की जरूरत होती थी, जब कभी ब्लॉक में मीटिंग होता था, मीटिंग के लिए जाना होता था। पहले भी बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी जिसका डॉक्टर लोगों को संवाद कराया जाता था, क्योंकि ये पीएससी में एक अकेले डॉक्टर थे, पूरे 10 किलोमीटर के रेंज में अकेले डॉक्टर थे। उस समय वो होता था राजनगर ब्लॉक कहलाता था, जो कि कोइलख गांव से 8 किलोमीटर की दूरी, हमको लगता है 8 या 10 किलोमीटर की होगी। तो वीकली या मंथली जो भी होता होगा, उस समय हमको याद है, फिर जब हम छोटे थे, जो उस समय नसबंदी की जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा ये रखा गया था, संसाधन होता था, जिसमें नसबंदी कहते हैं, जेंट्स और औरत दोनों के लिए होता था, और वो जो है सो बहुत बड़ा पैमाना पे होता था, 1-2 पेशेंट का बहुत बिरले ही होता था, कैंप लगता था, नहीं कुछ तो 150-200 महिलाओं का, मर्दों का, मर्द भी कुछ रहते थे लेकिन मैक्सिमम औरतें रहती थी, वो कैंप लगता था। उसमें मेरे फादर अकेले एज ए डॉक्टर वो ऑपरेशन करते थे, और हमने उनको हर एक फील्ड के लिए उतने कंसर्न देखा। ये तो सर्जरी हो गई कहने को, आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन हो रहा है सब फील्ड में, लेकिन हमें नहीं लगता था, जो उस समय वो जितने कम पढ़े थे इस तरह से शुरू में तो नहीं थे, लेकिन जो उनको आता था वो एक बार कॉल देख करके नब्ज छू के, जिसको कहते हैं नब्ज छू के, और आपको बीपी आपका कितना होगा ये बताते थे। तो ये उनकी अनुभव होती थी। उस समय के डॉक्टर, ये विश्वास होता था, जो बस ऐसे हाथ देखते थे, जो डॉक्टर साहब देखिए मेरा बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, और वो देते हैं हाँ आपका बीपी 120 अब चल रहा है, और जब नापते थे तो वाकई में वो उतना होता था। तो ये पेशेंट का भी उनके प्रति विश्वास था।
तो ये कोयलख का हमने बताया। इस तरह से फिर वहां से मुजफ्फरपुर जिला में कटरा ब्लॉक गए। 92 की बात है, 91 92 में जब उन्होंने वहां वहां गए, वहां उस समय कालाजार बहुत आ गया था, बहुत फैला हुआ था कालाजार, बहुत सारी मौतें हो चुकी थी कालाजार से। तो कालाजार पे उन्होंने अपना काम शुरू किया, सब जगह जाके वैक्सीन देना एक एक कालाजार। एक 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 मिनट बानी, एक मिनट। कटरा ब्लॉक के बारे में बता दूं मैं, कटरा ब्लॉक जो है वह मेरी बात से सटा हुआ गाय घाट के बगल का ब्लॉक है। कटरा ब्लॉक बागमती और लखनदेई नदी के कछेर पर बसा हुआ ब्लॉक है। बिहार के सबसे अविकसित ब्लॉक में से एक ब्लॉक है, जिसमें हर एक साल बाढ़ आना ही आना है। वहां पे बिल्कुल लोग धान नहीं उगाते, वहां पर मकई की खेती होती है। वहां पे बहुत वहां की स्थिति बहुत खराब है। वहां पे मकई और वहां की औरतें अभी भी आज के समय 2020 में वहां पर कटरा ब्लॉक का 90% औरतें अपने बच्चों को डिलीवर या तो घर में करती हैं या मायके चली जाती हैं। वहां का स्थिति बहुत ही विषम है। कटरा ब्लॉक में आज के समय में भी ऐसे अनेक गांव हैं जहां पर रेट ऑफ जो लिटरेसी है वो 13% 12% है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं कटरा ब्लॉक में मैंने अभी भी काम किया है, मैं काम कर रहा हूं। कटरा ब्लॉक में काम करना बहुत मुश्किल काम है और रोड पे पानी आ जाता है, कोई घर ऐसा नहीं है जो डूब नहीं जाता। उस जगह वहां पे कोई भी डॉक्टर्स नहीं जाते, वहां की स्थिति बहुत खराब है। और उस जगह पे आपके पिता डॉक्टर थे, ये हमारे पाठकों के लिए, और डॉक्टर ही नहीं थे। मैं कटरा ब्लॉक में गया और आपको मालूम नहीं होगा, मैंने आपके पिता के बारे में लोगों से पूछा, लोगों ने कहा he was not a doctor, he was a god। ये आपके पिता का सम्मान है कटरा ब्लॉक में। आज भी वहां पे इग्नोरेंस का जो यह आलम है वो है। मैं और भी पॉलिटिकल चीजें हैं जो मैं नहीं कहना चाहता कटरा ब्लॉक के बारे में। जिस कटरा, गायघाट और बुछा ब्लॉक के बड़े बड़े लोग हुए, बाबू साहब लोग हुए, जो बिहार के में क्या कहते हैं सभापति हुए विधानसभा के, लेकिन वो मुजफ्फरपुर में उनके नाम से कॉलेज है, उनके नाम से एक सब टाउनशिप है, लेकिन उनका गांव अभी भी बिछड़ा हुआ है, अभी भी पिछड़ा हुआ है। और उस गांव में डॉक्टर, जो आपके पिता ने जो काम किया, बेनी माधव भारद्वाज, वह अपने आप में बहुत बड़ा काम था। एक चिकित्सक का मोटरसाइकिल लेकर के या साइकिल लेकर के, पैदल चल के, नाव पर चल के, कटरा ब्लॉक में कितना मुश्किल काम है वो बागमती, वो लखनदेई, उसको क्रॉस करना, लोगों को जान माल बचाना। और दर्शकों को यह भी बता दूं कि जैसे जम्मू में कटरा का मंदिर है ना भगवती का, वैसे कटरा में भी भगवती का मंदिर है। ये मैं थोड़ा बताना चाहता था। आप शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोले। नहीं बिल्कुल, ये हम 91 की बात कह रहे हैं, आप दर्शकों को बताना चाह रहे हैं 91 से 1.5 या 2 साल मेरे फादर वहाँ एज ए डॉक्टर रहे, कटरा ब्लॉक के जजुआर गांव में, जो कि सबसे बड़ा गांव है उस जिले का। मुजफ्फरपुर जिले का अगर कह लें तो 14 टोल का गांव है वो, अगर आप ऐसे समझें 14 टोल, उसमें कितने पंचायत हैं। और वो जो है उधर से 3 वो बॉर्डर है, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, तीनों का वो बॉर्डर गांव है। और उस गांव में 91 में हम आपको बता दें, जो बिजली नहीं थी उस गांव में, बिजली किसी के घर में नहीं थी, बिजली का लाइन ही नहीं गया हुआ था। आप वहां तक सड़क थी, लेकिन कहाँ सड़क है कहाँ खेत है वो पता नहीं था। उस गांव में हम लोग रहे थे। मेरे फादर की एक खासियत रही हुई थी, वो जहां भी पोस्टिंग रही उनकी, वो अपना क्वार्टर उस हॉस्पिटल के बगल में ही रखते, ताकि वो मैक्सिमम अपना अटेंशन अपने पेशेंट तक दे सके। कभी उनकी नियत ये नहीं रही जो हॉस्पिटल यहाँ है और हम 14 किलोमीटर दूर या 20 किलोमीटर दूर शहर में अपने बच्चों और परिवार के साथ रहूं। ऐसा उनकी कभी सोच नहीं रही, क्योंकि उनका सेवा
के प्रति, मानव के प्रति ऐसा समर्पित भाव था, जो वो हमेशा अपने, जबकि अगर हम केवल आपको अंदाज बताते हैं, आप इमेजिन कीजिएगा जिस जगह पे जजुआर में हॉस्पिटल था, उसके 1.5 किलोमीटर का रेडियस ले लीजिए आप, रेडियस बोल रहे हैं 1.5 किलोमीटर का, एक आबादी नहीं थी वहां पे, एक सिंगल आबादी नहीं थी। उस हॉस्पिटल के जस्ट बगल में हम लोग का डॉक्टर्स क्वार्टर था और 2 एएनएम रहती थी वहां पे, 2 एएनएम अपने परिवार के साथ, कभी कोई अकेले। ये आज अगर सोचते हैं तो हम लोग बहुत हिम्मत से रहे। उस समय हम जस्ट इंटर पास किए हुए थे वहां पे। जब कटरा ब्लॉक में गए, वहीं जजुआर में, तो ये देख करके, क्योंकि छोटे शहर से हम बाहर से पढ़ के आए थे, एसएम कॉलेज भागलपुर से, तो वहां बिजली थी, पानी थी, यहाँ ना बिजली, कुछ नहीं, कोई रौनक नहीं। तो उनका अभी याद आता है, जो वो ना चावल लेते थे और बाहर में छोड़ते थे चावल थोड़ा सा, जो ताकि मम्मी बोलती थी ये क्या कर रहे हैं आप, तो बोलते चिड़ियां जो है ना परकेंगी, यहाँ पे चावल चुनने के लिए आएंगी, इस बहाने पंछी और कुत्तों का आवागमन होगा, जिससे ये लगेगा जो यहाँ इंसान रहता है। ये आ, आ, उनका कहना रहता था। और हम लोग लेकिन कहता है ना, जो जब आपका कोई नहीं होता है तो ऊपर वाला कोई ना कोई एक सहारा भेज देता है। उस गांव के एक बहुत ही धनाढ्य परिवार थे, पीताम्बर ठाकुर, उनके बेटे थे बच्चा बाबू। वो बच्चा बाबू का परिवार के साथ मेरे पापा का ऐसे ही ये हो गया। इनकी हिम्मत देख के वो मतलब ग्लैड हो गया, इन पे फिदा हो गया, ऐसे कह लीजिए। जो आप परिवार के साथ यहाँ इस वीरान में रहने आ रहे हैं, वो भी बिटिया है आपकी, और तब जो आपको, तो उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन कर रखा था, उनका पूरा परिवार, ऐसा न लगे जो भाई पत्नी बच्ची आपकी ऐसे रहे। और आप समझ सकते थे, आए दिन बहुत बड़ा गांव, तो बहुत बड़ी समस्या। मेरे पापा कालाजार के पेशेंट खोजने के लिए निकल जाते थे, सुबह जाते थे, शाम तक आते थे। कभी तो नसबंदी का कैंप लगता था, कटरा ब्लॉक, कहाँ ब्लॉक, कौन ब्लॉक, पारुल ब्लॉक, सब में जाते रहते थे। 2-2 दिन नहीं आते थे, क्योंकि कैंप जब खत्म होगा कि नहीं। जब ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, तो इस हॉस्पिटल में भी कैंप लगता था, 50 पेशेंट कम से कम। उसमें एक हमको याद है, एक लड़की बर्न हो गई थी, एकदम जवान सी लड़की थी, 10th पास की लड़की थी, वो जल गई थी। उसका सेवा करना था। हम लोग, जबकि कहा जाता है बर्न केस, एक तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है, नहीं जाना चाहिए। अब हम लोग थोड़े से सोफिस्टिकेटेड कह लीजिए हो गए हैं, जो इन सब चीज़ों को हाइजीन और ये वो मानने लगे हैं, लेकिन हम लोग उस समय उतना नहीं मानते थे। हम लोग उसको एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते थे। जो बच्ची लेटी हुई है बेड पे, तो उससे बात करते थे। उसका 70% या 80% कह लीजिए बर्न था, चेहरा ही बचा था लड़की का, और कुछ नहीं बचा था जला हुआ। बाद में वो स्मेल करती थी, और उसके लिए नॉनवेज बनता था, मतलब ना, मेरे घर में अगर नॉनवेज बनता था, मेरे पापा उसके लिए लेके जाते थे, जो ये तुम खाओ, अभी तुमको अच्छा लगेगा। तो ये जो उनका सेवा का या प्यार का पेशेंट के प्रति लगाव होता था, हमें नहीं लगता है जो अब के डॉक्टर में इस तरह से, मतलब इस तरह का उनका केयर होता होगा। खैर, सबका अपना होता है, स्वभाव होता है, सोच होता है। उनका जो एक एक पेशेंट के प्रति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे आप कैसे खुश हो सकते हैं। आप तो पेशेंट हैं, लेकिन आप कैसे खुश हो सकते हैं, मेरी कौन एक्टिविटी आपको खुश सकता है, खुश रख सकता है, उसका वो ध्यान रखते थे। और वही चीज हम लोगों को वही एक जिनके बारे में बताया, बच्चा ठाकुर, उनकी बेटिया का जब नसबंदी का ऑपरेशन होना था, तो वो हुआ क्या, जो नहीं, ये बेटी हुई मेरी, तो इसका जो है हम हॉस्पिटल में नहीं करेंगे ऑपरेशन, इसका हम घर में करेंगे। और घर में उन्होंने टेबल लगाया और ऑपरेशन का पूरा अरेंजमेंट किया, और पूरा गांव देखने के लिए बैठा हुआ था इस तरह से। तो ये जो पर्सनल
उनको देते थे, जिनसे जुड़ाव या सब कोई को देते थे। लगने को लगता था जो हमको ज्यादा किए, हमको कम जिनको लगता है, लेकिन हमको लगता है जो सबको यही मानता था जो डॉक्टर साहब हमको बहुत करते हैं या हमको बहुत मानते हैं। तो इस तरह से उनका अभी आपसे बात करके जजवार की वो बच्ची याद आ गई, नाम तो याद नहीं है जिसने जिसका बर्न हुआ था। और उसके साथ हम लोग करीब महीना 1.5 महीना बिताए थे। बाद में उसकी कंडीशन खराब हो गई थी, एक्सपायर कर गई 1.5 महीना में। अब थैंक यू। अब मैं आपको मैं चाहता था कि जो हमसे जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं हमसे, जो देख रहे हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि बानी भारद्वाज क्या है, बानी भारद्वाज होने का क्या मतलब है, बानी भारद्वाज के डीएनए में क्या है। बानी भारद्वाज ही नहीं है, वो बेनी माधव भारद्वाज की बेटी भी है। बानी भारद्वाज अपने पितामह से भी बहुत सारे गुण ली हुई है, अपने चाचा से, अपने भाइयों से भी इन्होंने गुण लिया है, और उस तरह से एक समग्रता का नाम बानी भारद्वाज है। जब आप शिक्षित होते हैं तो शिक्षा का मतलब केवल यह नहीं है कि आप क्या बन गए। शिक्षा का मतलब है कि समाज को आप वापस में क्या देते हैं, व्हाट यू आर गिविंग इन रिटर्न टू द सोसाइटी। जो सोसाइटी आपको इतना सम्मान, इतना यश, जिस समाज ने, जिस परिवेश ने आपको बानी भारद्वाज को बेनी माधव भारद्वाज का बेटी बनने का सौभाग्य दिया है, उसको आपने कैसे रिटर्न किया है। मुझे पता है कि आपने, जो मिथिला की औरतें या कहीं की भी औरतें हैं, उनके लिए बहुत खूबसूरत काम किया है। मुझे पता है कि आपने उनको गृह उद्योग से जोड़ा है। मुझे पता है आपने उनको मिथिला और मधुबनी पेंटिंग करना सिखाया है। मुझे पता है आपने उनको सिखाया है कि तुम अपने सपनों को कैसे सील बने मशीन पर चढ़ा के सी सकती हो, किस तरह से उसमें स्टिच कर सकती हो, भावनाओं को स्टिच करना, अपने ड्रीम्स को, सपनों को स्टिच करना आपने सिखाया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बड़ा ईमानदारी से बता दीजिए, अभी तक आपने न्यूमेरिकल ऑर्डर में, नंबर में मुझे बताइए, कितने औरतों को क्या क्या सिखाया है, रफली। अभी जो पहला बैच मेरा था, जिसको हमने सर्टिफिकेट दिया है जा करके, वो बमोत्रा गांव में 40 महिला और लड़की मिला के उनको सिलाई के प्रशिक्षण के लिए दिया था। उसमें 2 लड़की को सिलाई का मशीन भी दिया गया, जिसमें मेरी 3 बहनों ने उसको सहयोग किया था धनराशि में, उससे वो सिलाई मशीन दिया गया था। और फर्स्ट और सेकंड में अवार्ड देने के लिए 40 लड़की महिला उसमें हो गई, और 20 महिला 15 महिला ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए सर्टिफिकेट हमने दिया था दिसंबर में, और करीब 10 महिला को मधुबनी पेंटिंग के लिए मधुबनी में सर्टिफिकेट दिया गया था। तो ये मेरी कुल 40, 20, 60, 70, 65 महिलाओं को, महिला लड़की मिला के इनको हम लोगों ने, मेरी संस्था ने सर्टिफिकेट दिया है। और जो दूसरी बैच है, जो कि फरवरी में शुरू हुआ और अभी 2 महीने होकर के पेंडेमिक शुरू हो गया, ये जो कोविड है, उसके बाद अभी ऑनलाइन मधुबनी पेंटिंग हमने शुरू करवाया मधुबनी से, जिसमें पहला बैच इस महीने खत्म होने जा रहा है। जो शुरू तो करती हैं महिलाएं 30-35 से, लेकिन बीच में आप देख रहे हैं जो नेटवर्क का प्रॉब्लम इतना हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई को लेके महिलाओं को सारा, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसके अब करीब अभी 15 महिलाओं का भी सर्टिफिकेट इस महीने में देने जा रहे हैं। और एक और नया सेंटर शुरू हो गया है सिलाई का, जिसमें 18 लड़कियां उसमें जुड़ गई हैं। तो उसका पहला ही महीना चल रहा है, और मधुबनी पेंटिंग का 2 बैच और चल रहा है, जिसका अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में उसका 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको सर्टिफिकेट देंगे फिर। जी, वेरी गुड। अब हमें ये बताइए, हम लोग हमेशा कहते हैं, मैं बहुत एनजीओ का इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिखते रहता हूँ, तो एक होता है कहने के लिए, एक होता है करने के लिए। तो आपने कहा कि आप 40 इस चीज में, ये इस चीज में, ये इस चीज में किया,
जब आपने सर्टिफिकेट दे दिया उसके बाद आप बैठ गए, उसके बाद भी ध्यान रखती है कि वो महिलाएं काम भी कर रही है, उनको 4 पैसा हो भी रहा है, उनकी जवाबदेही भी हो रही है, कुछ नहीं हो रही, कुछ इस तरह पर ध्यान दिया है आपने? आपने मेरा सवाल समझा? क्या आपने सर्टिफिकेट दे के आप सो गई, जी या आपको आपने यह भी रिकॉर्ड रखा है कि वो महिलाएं क्या कर रही हैं, सच में अर्न कर रही हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, आप उनसे ट्रैक में हैं कि नहीं है, सो मुझे बताइए। सर, हम बताना चाहेंगे जो सिलाई का जो प्रशिक्षण ली महिलाएं, उनको जो 2 महिलाओं को हमने मशीन दिया, उनसे हमें फीडबैक मिल रहा है, जो वो 2-3 महिलाएं और भी कुछ महिलाएं जो कि अपने आसपास के जो दर्जी के दुकान है उसमें काम करती हैं और उससे अपना अर्न कर रही हैं। एक ब्लाउज पे 50 रुपया उनको मिल रहा है, वो कर रही हैं, ठीक है। और बहुत सारी घरेलू महिला थी जो कि अपने लिए साया ब्लाउज सिलना और अपने बच्चों के लिए कपड़ा सिलने का काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए ये जो हुनर है, हुनर जो है व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप इकोनॉमिक्स भी यही कहता है, अगर आप अपने लिए भी कोई काम कर रहे हैं, अपने लिए 2 पैसा बचा ले रहे हैं, अगर सिलाई से वो बचा ले रही हैं, वो भी उनका अर्निंग ही होता है। तो हम ये मानते हैं जो भी महिलाएं सीखी हुई हैं, जो भी हुनरमंद हो गई हैं, वो अपने लिए कुछ कर ले रही हैं, तो वो अपना सेविंग खुद कर रही हैं। अगर 50 रुपया ही ब्लाउज में वो बचा सिल के पहन रही हैं, तो वो उनकी अर्निंग है। इस बात पे मेरा ध्यान इस बात पे था, महिलाओं को या लड़कियों को हुनरमंद होना चाहिए और रोजगार तो उनको खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आप हुनरमंद होते हैं तो आपको रोजगार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हम कहाँ से अर्न करें, आप में हुनर आना चाहिए। और रही बात ये तो आपको हम सिलाई की कह दिए, ब्यूटिशियन का हमको फीडबैक नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें सब कोई कहीं ना कहीं पार्लर में, और अभी तो कोविड के कारण पार्लर वालर भी बंद है। रही बात मधुबनी पेंटिंग की, तो हम आपको बताएं जो फर्स्ट बैच की जो मेरी स्टूडेंट रही हुई थी सविता झा करके हैं मधुबनी में, वो आज उसी सेंटर की टीचर हैं, प्रशिक्षिका हैं, और वही आज मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन क्लास भी दे रही हैं। आज उनकी अपनी अर्निंग, जहाँ पे कोविड के समय में सबकी सैलरी बंद हो गई है, हमें लगता है जो 5000 रुपीज वो अर्न कर ले रही हैं। मेरे लिए उससे खुशी की बात नहीं है। अगर 60-65 महिलाएं सीखी हैं मेरे पहले बैच में, और अगर 5 भी कमा ले रही हैं, तो हमें लगता है वो सिखाना मेरा बहुत सार्थक हो गया है। जी। अब हमें ये बताइए कि एक जो घरेलू हिंसा की बात हम सुनते हैं कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होते रहते हैं, और अभी पूरे विश्व का रिपोर्ट आ रहा है कि ये कोविड जो है, इस पेंडेमिक ने 2 प्रॉब्लम क्रिएट किए, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हैं, लेकिन 2 में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहली समस्या ये है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रहे हैं, घरेलू हिंसा बहुत बढ़ रहे हैं। और दूसरी समस्या ये है कि ये जो लोग हैं कह रहे हैं कि चूंकि लोगों के पास काम नहीं है तो ये पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को समझते हैं। और आप एक डॉक्टर की पुत्री है, तो आपने, और आप एक महिला भी है, तो आपने कुछ ऐसा अपने एनजीओ के माध्यम से ऑनलाइन कुछ किया है जिससे महिलाओं को ये सिखाया जाए कि भैया पॉपुलेशन पर अगर कंट्रोल करें तो अच्छी बात है, ये सबको समझने की बात है। और दूसरी बात, अगर कोई वायलेंस, कोई हिंसा की जानकारी तो आप, अगर आपके नजर में आया है, तो क्या आपने उसके लिए कुछ किया है, या महिलाओं को संगठित किया है, या महिलाओं को ट्रेनिंग किया है कि अगर उन पे हिंसा हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए? सबसे पहले हम आपसे माफी मांगेंगे सर, जो हमने जो ये एनजीओ खोला है, ये हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, उनको हुनरमंद बनाने की दिशा के लिए खोला है, क्योंकि हमें लगा महिलाएं जहां सशक्त होंगी, बहुत सारी समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जैसे आप घरेलू हिंसा, अगर महिला अपने काम में लग जाएंगी, तो आप चाहे एक तरफा जितना भी प्रहार कर लें,
दूसरे तरफ से आपको जवाब नहीं मिलेगा, तो हमको लगता है जो उससे अपने आप रुक जाएगा। क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, जैसे आपने कहा पेंडेमिक ने बहुत सारी समस्याएं क्रिएट किया है। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या हमें लगी बेरोजगारी की। चूंकि मेरे हस्बैंड शिक्षाविद हैं, यहाँ बीएचयू में प्रोफेसर हैं। हम जब ये अचानक से लॉकडाउन हुआ था और उससे पहले से आने लगा, जो ये फ्लाइटें रुक गई हैं, आवागमन रुक गया, तो एक सबसे बड़ा चीज लगा जो इसमें इकोनॉमी हमारी देश की जो है सो बहुत बिगड़ जाएगी। इस पे मेरा सबसे पहला ध्यान गया। और फिर हमने और उस पे हमने पहला ये मेरा ध्यान गया, जो अगर इस तरह से पेंडेमिक में अगर इकोनॉमी हमारी देश की ठप होगी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, जो परसेंटेज अगर देखिए तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने कम हैं। तब तो कौन है, तब यही है प्राइवेट जॉब में है, प्राइवेट जॉब पे ही सबसे ज्यादा कहर बरपेगी, या फिर जो भी प्राइवेट से भी नीचे हैं, जो कि सेल्फ अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, उन पे कहर बरपेगी। तब हमने अपने सखी बहन पाक फाउंडेशन के पेज से महिलाओं को मोरल बूस्टअप करने के लिए एक सत्र चलाना शुरू किया, 1 घंटे का एक सेशन। और जो भी एक्सपर्ट मेरी उस समय बहनें थी अपने अपने फील्ड की, उनको हम रिक्वेस्ट करते थे जो आप आइए और अपना जो सफलता कहानी है वो बताइए, ताकि और महिलाएं मोटिवेट हों और वो स्वरोजगार की तरफ अपने में हिम्मत जुटा पाए, अपने परिवार को संभालने के लिए मजबूती से प्रदान करें। क्योंकि हम एक महिला हैं, हम समाज सेवी हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, तो हम जानते हैं जो आधी आबादी की मेरी क्या ताकत है। और अगर हम अपना ठान लें तो सारी समस्या, अपने घर की समस्या को समाधान कर सकते हैं। और हम अपने तमाम तरह के काम के बावजूद, हम एक हाउसवाइफ है, आपने कहा हम एक हाउसवाइफ हैं, हम 2 बेटियों की माँ हैं, हम एक पत्नी हैं, सब हैं। इसके बावजूद हम बहुत सारे काम अपने घर में करते हैं, अपने को एंगेज करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए, अपने दिमाग को चारों तरफ, ताकि मेरी कुछ कुर्सियां न घुस पाए, कुछ कमेंट्स से हम आहत न हो पाए। इसलिए हम अपने तमाम तरह की चीजों को हम समेट के अपने काम में लगते हैं। मेरे में जो हुनर है, मधुबनी पेंटिंग हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उसको हम बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, ये भी कहेंगे जो कहीं से कुछ ऑर्डर आता है तो वो भी हम करते हैं। वैसे भगवान ने हमें सफिशिएंट ये दिया है, लेकिन हम अपनी हुनर को यूं ही नहीं जाने देते हैं, उससे हम अर्न भी करते हैं। क्योंकि ये मेरा आर्ट है और उससे कोई, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, लोग हमको उसका कीमत दे रहे हैं। ये एक बात हो गई। इसके लिए हमने सब महिलाओं को अपने, उस समय मेरी पेज की जो संख्या थी वो 3,3200 थी। आज इस पेज की, मेरी सखी बहन पेज की संख्या 8,000 हो गई है। और हमने एक से एक जो अपने क्षेत्र की समृद्ध महिला थी, जो अपने में मुकम्मल पाई हुई थी, सबको उनको एक आदर्श बना करके उस पेज हमने बताया, जो आप लोग भी इनसे कुछ सीखिए। जिसमें मीरा दीदी ने बहुत अच्छा से बताया था, जो कैसे आप अपने आर्ट से, या जैसे कोई भी बिजनेस करती हैं, मैनेजमेंट से मैनेज करके आप बिजनेस तैयार कर सकती हैं। आईटी के करना नुपुर है, उसने बहुत अच्छा बताया था, जो कैसे छोटे छोटे लघु उद्योग करके आप अपने को एस्टैब्लिश कर सकती हैं, स्थापित कर सकती हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकती हैं। हमने तो एक प्रयास किया था मिथिलांचल में केवल हुनरमंद बनाने का, निःशुल्क प्रशिक्षण देने का किया था। रही बात ये घरेलू हिंसा, उसके बाद जब आई बात, तो जब ये पेंडेमिक टाइम में हमने भी यही पढ़ा और सुना, जो कैसे घरेलू हिंसाएं बढ़ रही है, लड़कियों को ब्लैकमेल करने की। चूंकि जैसे ही आप और काम न करके अपने जी बिल्कुल, प्रोडक्ट भी मुकेश सर ने कहा, जो आपने प्रोडक्ट, हमने ऐड भी करवाने का सारा इंतजाम किया। आप बिजनेस कीजिए, प्रमोट करने के लिए हमने जिम्मा भी लिया, ताकि आपको कहीं भी हेल्प कर सके। हम आपको
बहुत जगह लोगों से बात करके जो भाई इनको प्रमोट कीजिए, आप बिजनेस हो, चाहे वो कोई हुनर सिखाना ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उनको प्रमोट करते हैं। क्योंकि हम यहाँ इनर व्हील क्लब से जुड़े हुए हैं, एक महिला ऑर्गेनाइजेशन है इनर व्हील क्लब, उसके अभी हम प्रेसिडेंट भी हैं। इसमें हमें यही सिखाया जाता है जो किस तरह से हम महिलाओं और लड़कियों को मदद कर सकते हैं, उनको रोजगार, स्वरोजगार में हम मदद कर सकते हैं। जितना हो सकता है इस पेंडेमिक टाइम में हम लोग उनको मदद कर सकते हैं, नहीं कुछ तो उनको बोल भरोस, जिसको हम लोग मिथिलांचल में कहते हैं, बोल भरोस दे करके उनको पीठ थपथपा करके उनको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं। और जब ये बात आई हिंसा की आई थी, तो हमने अपने वॉल पे संवाद में अपने एक वकील को हायर किया, हायर नहीं किया, बस रिक्वेस्ट किया एडवोकेट पल्लवी मिश्रा को। तो उसने इन छोटे-छोटे जो नियम है, कानून है, इसके क्या दायरे होते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें जो कि हर एक क्षेत्र से आती हैं, अभी जैसे पिंकी जी मॉरिशस से ज्वाइन की हुई हैं, वैसे ही बहुत सारी महिलाएं जो कि इंटीरियर गांव से हैं, जिनको बहुत बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए ये ब्लैकमेल क्या होता है, ये घरेलू हिंसा क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, इस पे हमने लेक्चर करवाया है, ताकि उनको छोटे-छोटे कानून मालूम हो, जो मेरे कानून मेरे पक्ष में कितना कारगर है, महिलाएं अकेली नहीं हैं, उनके साथ कितना मजबूत कानून उनके साथ है। तो उसके तहत जो है सो घरेलू हिंसा के लिए वो एडवोकेट पल्लवी मिश्रा ने काफी बार उस पे बताया है, समझाया है, उससे हमको भी थोड़ी बहुत जानकारी हुई है, जो ये घरेलू हिंसा को कैसे रोका जा सकता है। वैसे मेरी पहली ही कहना है, ये घरेलू हिंसा जो शुरू होता है, कहता है जो सांप अगर फन निकाले, तो अगर उसको उसी समय कुचल दिया जाए तो ज्यादा सही है। अगर घरेलू हिंसा कोई शुरू करता है, अगर एक हाथ उसी समय पकड़ लिया जाए, नेक्स्ट टाइम से कोई हाथ नहीं उठेगा किसी महिला पे। ये मेरा मानना है। जी। एक मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल सुन पा रही हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये सोशल साइंस का शोध का एक विषय यह भी है कि औरतें जो घर में भी काम करें या उनको हुनर सिखा दीजिए और वो अर्न भी करना करें, तो उनका शोषण बढ़ जाता है। मतलब उनको बच्चों को भी देखना है, पति को भी देखना है, जो पति के जो अपने साथ 4 गेस्ट को ले आते हैं, उनके लिए खाना पीना भी बनाना होता है। तो कभी-कभी हुनर उनके लिए समस्या का कारण बन जाता है, उनके शोषण भी करता है। मैं बिहार के, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बिहार के एक जिले में काम कर रहा था। तो काम कर रहा था तो ये जब शराबबंदी के पहले की घटना, तो काम कर रहा था तो वहां पर पुरुष जो है शराब पी के आते थे, पत्नी को मारते थे, फलाना करते थे, चिल्लाते थे। फिर वहां की औरतों ने एक संगठन बनाया, पुलिस के साथ वो मिली वो लोग, और अपने पतियों को, जो औरतें उस संगठन के पास आती थी कि मेरा पति पीता है और हमको मारता है, कुछ सुनती है, तो औरतें जाकर उनको समझाती थी कि भैया ये दारू पीना और दारू पी के बच्चों को मारना, बीवी को मारना गलत बात। 2 बार 3 बार समझाती थी, नहीं बनता था तो औरतें उसकी पिटाई भी करती, और पिटाई भी करती थी तो बहुत पुरुष जो है तो सुधर गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हिंसा जो है किसी भी तरह का, उसको भी संभालने की जवाबदेही जो है औरतों पर है। और ये एक सत्य, एक यथार्थ है कि हमारी औरतें शोषित हो रही है, तो उनको हमें बचाना चाहिए। मेरा जो प्रश्न था आपसे कि जो घरेलू हिंसा बढ़ रहे हैं, कोई महिला आपको फोन करती है कि बानी दीदी मेरा पति हमको रोज पीट रहा है, तो आप क्या कहिएगा कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है तुमको हुनर दे देना, या आप उसमें मदद करिएगा? मैंने एक सवाल पूछता हूँ, मैंने आप कहना भैया मत समझिए, आप समझिए कि कोई आपसे नहीं, बिल्कुल कर रहा है, नहीं,
देखिए ऐसी बात नहीं है जो हम लोग से ये एनजीओ की वजह से ही कोई पूछता है या कहता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे यहाँ भी अपने जो कॉन्टैक्ट है उसमें एक बार ऐसे ही आया था, मॉर्निंग में फोन आया अचानक, जो भाभी जी मेरे हस्बैंड जब हमको कुछ हेल्प चाहिए, कैसे हमको घरेलू हिंसा के बारे में बताइए जो मेरे साथ जो शोषण हो रहा है। मेरा यही उनको कहना, पढ़ी लिखी महिला थी, हमने क्या जो देखिए सारी बातें जानते हैं। वकील भी मेरे साथ है, अभी देख रही हैं हमको, वो भी यही बात कहेगी। जो पहला काम जो होता है महिलाओं का, वो खुद से सॉल्व करना होता है। आखिर ये हिंसा आ कहाँ रहा है, शुरू कहाँ हो रहा है, वो आपको देखना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपके पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उसके बहुत सारे कायदे हैं जिसको आप कर सकते हैं। महिलाएं कहीं ना कहीं जाके खुद रोक लेती हैं खुद को, क्योंकि उनके बच्चे आ जाते हैं, उनका फिर कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं होता, सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। तो जब वो सपोर्ट किसी को नहीं से ले पाती हैं, घर के लोग छोड़ देते हैं, बच्चे दो अगर बिटिया है या बेटा भी है, कोई नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं, तो महिला एक एक जगह आकर के खुद रोक लेती हैं खुद को। और उसके बाद जब वो खुद से नहीं आगे बढ़ पाएंगी तो उनको हेल्प कौन करेगा, ये हमको समझ में नहीं आता है। मेरी बातें कहनी अलग बात होती है, करना उन्हीं को पड़ेगा। कितना भी महिला एक्ट हो जाता है, महिला एक्ट आती है, क्या होता है, ह्यूमन महिलाओं के लिए इतने सारे सारे वो बने हुए हैं, महिला आयोग आती हैं, लेकिन वही क्या होता है, पूछता है, समझ आता है, हस्बैंड को समझा दिया, वो मोबाइल नंबर है जो इस नंबर पे आप अगर घरेलू हिंसा होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हम आ जाएंगे महिला के साथ। तो गुलाबी गैंग सुनते हैं, जो गुलाबी गैंग भी आ जाता है, वो मारपीट करता है लड़का को, जो तुम क्यों महिला को ये सता रहे हो। तो इस तमाम चीजें यहाँ आती है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप हट जाते हैं, उसको बिल्कुल छोड़ दें तो एक सॉल्यूशन है, नहीं अगर वो नहीं करते हैं तो ये संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। जो आप आज वो ठीक है, 4 आदमी के कहने पे संभल गया, लेकिन कल फिर आप पे प्रहार करेगा, कल फिर मारेगा, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो कहाँ उम्मीद की जा सकती है। हम अगर आपके घर ही जाते हैं और बताते हैं, जो आप जो है, अगर वो 1 थप्पड़ मारा, आप 2 थप्पड़ मार ली, उससे समस्या का समाधान नहीं होना है। समस्या का समाधान आप निकालिए, जो कैसे निकलना है। अगर आप कैपेबिलिटी है, अपने बच्चों को लेके अलग हो जाइए, आप क्लेम कीजिए, लेकिन वही है, हमारे इंडियन सिस्टम में है क्या, कोई भी चीज का नियम कानून बनता बहुत अच्छा से है, उसका बहुत अगर पेज देखिए तो 40 पेज का बन जाता है नियम, 20 पेज का नियम बन जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट के समय जो होता है वो उतना ही डिले होता है। तो महिला कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर के, जब आसरा अगर हस्बैंड का घर छोड़ देती है तो बेसहारा हो जाती है, छत नहीं मिलेगा तो कहीं रहने के लिए, तो अगर वो सहती हैं तो ये सब एक उनके लिए ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और उनमें अगर हुनर रहती है, जो हमको फोन की थी वो स्कूल की टीचर थी, फिर भी प्रताड़ित हो रही थी क्योंकि उनकी 2 बेटियां थी, अगर वो छोड़ देंगी तो उनकी सैलरी में इतना दम नहीं, इतना पावर नहीं था जो 2 बच्चे के साथ वो अपने घर को चला सके। ये बात है। ओके, मैं समझ गया। मेरा केवल कहना ये था कि यह भी एक जीवन का यथार्थ है कि हमारी जो माँ बहनें हैं वो इस चीज को झेल रही है। तो आप एक सोशल कंसर्न है आपका, तो सोशल कंसर्न के रूप में यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस एरिया में अगर आपकी कोई बहनें आपसे कुछ कह रही हैं तो आप उस दिशा में भी सोचो। या आप सोच रही हैं, अच्छी बात है। आप बताइए कि बहुत सारी जो ड्रॉप आउट लड़कियां हैं, मैं केवल आपको महिलाओं को, मैंने क्रिएटिविटी की बात की है कि किस तरह से बहुत, मैं बिहार में अभी भी जाता हूँ तो वहां पर ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट बहुत है, लड़कों में ड्रॉप आउट रेट कम है, लड़कियों में ज्यादा है। तो आप उन लड़कियों के लिए आपने कुछ किया है ड्रॉप आउट वाली के लिए, या उनको फिर हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन की तरफ कुछ किया है काम आपने?
सर हम बताना चाहेंगे आपको और सभी दर्शकों को, जो हमने जो इस फील्ड में अभी काम करना शुरू किया है, ये महज 1 साल हुए हैं और दुर्भाग्य ऐसा हो गया जो 6-7 महीना से हम लोग कोविड में फंसे हुए हैं। मेरे कुछ फील्ड वर्क हम उस पे ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए वही चीज फिर कहेंगे, जो ड्रॉप आउट लड़कियां हैं या अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में हमने ये ऐसा देखा है, जो लड़कियां 10th के बाद या 9th के बाद 9th 10th, क्योंकि हर वक्त तो लड़के लड़कियां पढ़ते नहीं हैं या सभी लड़के लड़कियां बहुत अव्वल नहीं होती हैं, लड़कियां अव्वल नहीं होती हैं जो वो एक मुकाम ही वो एक प्रतियोगिता में क्वालिफाई करके कहीं चली जाए, ऐसी भी नहीं होती हैं। जो मीडियोकर होती हैं या लोअर मीडियोकर जो भी होती हैं, उनके लिए ही ये संस्था जो है हुनर सिखाने का काम कर रहा है, ताकि उनको एक साइड में एक आर्ट आ जाए, एक कला आ जाए, ताकि वो उनकी जो पढ़ाई है वो उसमें मर्ज हो जाए। अगर वो बी इंटर में या 10th में अगर सेकेंड डिवीजन भी ला रही हैं और उनको अगर सिलाई आता है या ब्यूटिशियन आता है, तो अल्टीमेट आप देखते क्या है, जो कोई भी पढ़ाई करके हमें क्या है, जो कुछ जॉब करनी है या कुछ अर्निंग करनी है, तो आपको आज के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही आप देखेंगे, उसमें जो आई है इतनी बड़ी मसौदा लिख के आई है, उसमें 6th स्टैंडर्ड से ही स्किल डेवलपमेंट की बात शुरू हो गई है, या इंटर के बाद भी हो गया है, जो आप जब समर वेकेशन आता है या कोई वेकेशन में आप 2 महीने का 3 महीने का कोई ट्रेनिंग ले लीजिए और वो आपके एजुकेशन के साथ काउंट हो जाता है। ये चीज अगर इसके साथ किया जाए तो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लड़कियों के लिए, जो उनको पढ़ाई में अगर जो अब कमजोर हैं, वो एक हुनर सीख करके अपने को थोड़ी सी ये फील कर सकती हैं, एलिवेट फील कर सकती हैं, जो हाँ हम कुछ जानते हैं। और ऐसा नहीं है जो हम, और सब भी बच्चे पढ़ाई में ही अव्वल नहीं होते हैं, कुछ कोई फील्ड में आते हैं और कुछ का एंटरटेनमेंट होता है। कुछ तो आप जब सिखाने जाती हैं, प्रशिक्षित करने जाती हैं लड़कियां, जब हमारी शिक्षिका तो बोलती हैं, जो कोई कोई स्टूडेंट मेरी इतनी अच्छी निकलती हैं, क्योंकि उनमें गॉड गिफ्ट होता है। हर एक बच्चे का कुछ एक अलग अलग उनका अपना तेजी होता है, जिस चीज को वो उसमें लगा दे, अपनी एनर्जी उसमें लगा दे, तो वो बहुत निखर के आती है। तो वो बच्चियां हो सकती है जो कि कोई बुटीक की अच्छी मालकिन हो सकती है, अच्छा बुटीक चला सकती है कल को फ्यूचर में। कोई ऐसा स्पा खोल सकती है, अगर वो ब्यूटिशियन कर ले, अच्छे से ट्रेन हो जाए, तो कोई अच्छा स्पा खोल सकते हैं। आजकल लैक्मे सैलून और ये सब क्या है, लैक्मे सैलून, आपका इतना तरह का ओएसिस स्पा हो गया, ये सारा क्या है, ये सब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग बड़े बड़े शहरों से लेके आती हैं। इन छोटे शहरों की लड़कियों को ये स्किल तो है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो भी कोई ऐसे स्पा की हुनरमंद मालकिन बन सकती है। तो ये मेरा मानना है, जो उसमें अगर 2 बैच में 3, बोलिए 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 बोलिए। हेलो हेलो। हेलो। Sorry, Bani is disconnected. We are again trying to get her connected. As soon as she comes, we'll connect you. थोड़ा सा आप अभी इंतजार कीजिए, मैं देख
वानी कह रही है कि वो डिस्कनेक्ट हो गई है और थोड़ी देर में वो हमारे पास आ रही है, और वो उनके आते ही हम लोग 5-7 मिनट में उनका फाइनल स्टेटमेंट लेके वाइट अप करेंगे। मैं आपको बानी के बारे में कहता चलूं कि बानी एक बहुत ही सफल गृहिणी है। बानी ने अपने जीवन में बहुत बहुत बड़े निर्णय लिए हैं और वो महिलाओं के लिए सतत लगी रहती है, बहुत ही करेजियस है। मधुबनी से लेकर दिल्ली तक में वो महिलाओं के लिए काम कर रही है। बानी आ गई है, मैं चाहता हूँ कि उनको कनेक्ट कर लूं। और हाँ बानी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू योर डिबेट। और हमें कंक्लूड करना है, तो मैं आपको ये कह रहा था कि आप जो कह रही थी उसको बोलिए और फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। जी जी, तो वही हमने कहा, जो अगर वो लड़कियां पढ़ाई के साथ अगर जो कमजोर भी हैं और अगर उनको हुनर एक आ जाए, और कोई न कोई बच्चों में सभी बच्चे में कोई एक आर्ट उनका बहुत स्ट्रांग रहता है, वो चीज अगर वो समझ लें तो फिर वो समझिए जो कहीं ना कहीं अच्छे अपनी हुनर का एक उम्दा आपको दिखा सकती हैं। तो यही मेरा मानना था और यही हम करना चाह रहे हैं। और ये पेंडेमिक ने जो थोड़ा सा हमें ब्रेक लगा दिया है, आदमी को परेशान से कुछ नहीं लेते, उन्हें अपने शौक पूरे करने, ये दुख परेशानियां नहीं है, हर एक लोगों में परेशानियां, मेरा ये मानना है परेशानियां सबों के साथ है, लेकिन परेशानियों के साथ जब आप आगे निकलते हैं तो वो असल जिंदगी होती है, ये मेरा मानना है। और हम ये महिलाओं की परेशानियां नहीं कह रहे हैं, ये सब हम हर एक इंसान की परेशानियां होती है। क्या आप मर्द हैं तो आप में परेशानियां नहीं है? हर एक तरह की परेशानियां आपके साथ भी होगी, लेकिन एक हम लोग के साथ बांध दिया जाता है महिलाओं की परेशानियां। नहीं, हम लोग केवल महिलाएं नहीं हैं, हम लोग आधी आबादी हैं। हम बार बार इस चीज को हम गर्व से कहते हैं, जितने आप हैं उतने ही हम हैं। और जो जो समस्याएं होती हैं वो हम लोग मिल बांट के उससे उबरते हैं, और वही उबारने के लिए हम लोग बने हुए हैं। और हम आने वाली जनरेशन के लिए यही कहना भी चाहते हैं, जो एक कहावत भी है, हिम्मत मर्द मर्द खुदा, तो वही बात है। हम तो उसी में खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बते से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हम तो इस बात को मानने में यकीन रखते हैं। जो परेशानियां आती है उस समय आपकी स्किल कितनी ज्यादा तेज चलती है वो करना चाहिए। अगर उसको लेके घर में बैठ गए तब क्या, फिर तो आप हार के थक के बैठ गए। परेशानियों से जूझ के निकलिए, तब फिर आप देखिए सामना कितना दुनिया हसीन है, पता चलता है। मेरा तो ये मानना है जी। बहुत बड़ी बात, परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है, परेशानियों को ये कहने की जरूरत है कि तुम आओ, मैं तुम्हें टैकल करूंगा या करूंगी। और यह भी सही है कि हम ये क्यों कहें, हम आधी आबादी तो है ही, तो हमें परेशानियों को अपने एंगल से देखना पड़ेगा और महिला सेंट्रिक होके खुद, क्योंकि पहले तो महिला के बारे में पुरुष बोलते थे, पुरुष करते थे। अब हम इस अवस्था में पहुंचे हैं कि महिलाएं भी अपने अधिकार, अपने हक, अपने जुनून के लिए साकांक्ष हो गई है। और आप एक उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण से हम बड़े बनते हैं, और जब अगर हम बड़े उदाहरण ले तो बड़े नहीं बनते, तो हमें छोटे छोटे उदाहरण लेने हैं। हमें एक वाणी नहीं, हर एक गांव में एक वाणी भारद्वाज बनाने हैं, बल्कि वाणी भारद्वाज से भी अच्छी अच्छी लड़कियों को, अच्छी अच्छी जीवट महिलाओं को लाना है। हमें बताना है
कि घर की चारदीवारी पे बंद होके मत रहो, घर का भी काम करते रहो, पुरुषों से लड़ो मत, लेकिन उनको कहो नहीं, कि मैं आपकी आपकी संगिनी हूँ, सहधर्मिणी हूँ। हमारा भी कर्तव्य होता है कि आपके समस्या को समझूं, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलूं। ये घर केवल आपका ही नहीं है, ये घर हम दोनों का है, इसमें जवाबदेही हम दोनों की है। इसमें जो दोनों की। निर्णय लेने की जो क्षमता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैपेसिटी जो है, वो दोनों की है, आपकी भी है और मेरी भी है। और इस तरह की बातें हमें करने की जरूरत है, हमें कुछ नए चीजों को लाने की जरूरत है। मैं केवल एक चीज और जानना चाह रहा था वानी, इन वेरी फ्यू लाइनर्स फ्रॉम यू, कि ये जो आपने इतना काम किया, ये फंड कहाँ से आया? आपने कहा कि आपकी संस्था 1 साल पुरानी है, तो आपने पतिगढ़ जेब ढीला किया या क्या किया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जो ये मेरा एक तरह का शौक था, या ये कह लीजिए जो जो बचपन में हमने देखा था अपने फादर को करते हुए। हमने फादर को अपने इस तरह से देखा हुआ था। कहाँ मेरे फादर जब बोछा ब्लॉक में आ गए थे, तो जो पहला लौकी ब्लॉक के पेशेंट आते थे मेरे फादर से दिखवाने के लिए, तो वो आस्था से आते थे। और हमने बचपन में कोयलक गांव में बिताया है, जहां मेरे फादर थे। तो वहां हम एक दो छोटी घटनाएं बता रहे हैं, नाम नहीं किसी का आएगा इसमें। जो महिलाएं जब पति गुजर जाते थे अचानक, बच्चों को लेके गांव आ गई। गांव में उस समय जबकि 6 रुपया या 4 रुपया स्कूल की फी हुआ करता था, उस समय उनके बच्चों को पढ़ाने का वो हैसियत नहीं रहता था। आज तो 6,000, आज मेरे घर की जो मेड है 1,500 रुपया काम करती है, लेती है, वो 600 रुपया महीना देके बच्चों को पढ़ाती है स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, सरकारी में भी नहीं। और उस समय हमने वो देखा था कैसे गरीबी में घर के आसपास जो सुनते हैं हम लोग, जो शिवाजी ने घास की रोटी बेटों को खिलाया, बच्चों को खिलाया, वो चीज हमने बचपन में वहां देखा था। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता था, जो ये पढ़ती क्यों नहीं है। पूछा भी तो उस समय छोटे थे, लड़कपन थे, कितने साल महज हम चौथे पांचवा में रहे होंगे। तो प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाने की उनकी ये नहीं थी। तो जब हम बड़े हुए तो लोग अपनी अपनी दुनिया में रम गए। फिर मेरे गुरुजी थे वहां के, उनकी बेटी 72% लाई हुई थी बिहार बोर्ड में उस समय, और हम 49% मैट्रिक में, 59%, 60% मेरा नहीं था प्लस 10th में। तो मेरे फादर मेरा एडमिशन एसएम कॉलेज में करवाए थे। मेरी माँ का शौक था भागलपुर एसएम कॉलेज में। और हमने गुरुजी से कहा, जो इसने ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट लाई, 72% लाई हुई है, इसका एडमिशन आप क्यों नहीं बाहर हॉस्टल में दीजिए। तो गुरुजी बहुत अच्छा से बोले, जे एकर बाप मास्टर छे, डॉक्टर नहीं छे। तो ये लाइन हमको वहां कौधा था, और हम उस समय अपने को बहुत खराब फील किए, जो हम 59% लाके हम एसएम कॉलेज, टॉप बिहार के टॉप लीडिंग वुमेन कॉलेज में हम मेरा दाखिला हुआ है, हॉस्टल में हम रह रहे हैं। जो डिजर्व कर रही है वो गांव में ही रह गई, और वो प्राइवेट से पढ़ी। तो वो जो असमानताएं थी ना, वो आज भी हम भूले नहीं हैं। और ऐसे ऐसे और भी बातें हैं, लेकिन उसको अभी बहुत सी शॉर्ट टाइम है। तो ये चीज के लिए जब आप यहाँ तक हम आए, और एक घटना ने मुझे इतना ऊर्जावान बना दिया, जो हम इस सखी बहन फाउंडेशन का गठन कर लिए। जैसे लगा क्या, जो ये राइट टाइम मेरा आ गया है, अब अपने समाज के लिए अब कुछ करना है, कुछ दिखाना है। तो हम जाना शुरू किए। और ये बात सही है, जो हम अपने हस्बैंड के सैलरी से सारी टीचर को पैसा देते हैं। जो भी खर्च होता है, मेरा आना जाना सब मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाबा विश्वनाथ ने उनको इतना सक्षम बनाया है। उनको आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जो उनको इतना सक्षम बना के रखें, जो वो इतना पैसा समाज के लिए दे सके। जब हम पहला सर्टिफिकेट वितरण करने के लिए गए थे, तो मेरी एक पहचान की महिला ने कहा, तो इससे तुम्हें क्या मिल रहा, क्या मिलेगा, तुमको इससे क्या प्रॉफिट होगा। हमले क्या, इससे मेरी आत्मसंतुष्टि होगी, इससे अलावा और हमको कुछ नहीं चाहिए। ये जो मेरा सुकून है, मेरे फादर ने जिस जगह को, जिस जमीन को इतना सींचा, आज उस पे अगर हमको जाके खड़ा होने का अगर सौभाग्य मिल रहा है भैया, तो ये हमको लगता है वही मेरे लिए काफी है।
तो वो हम मतलब अपने शौक से, वो कह लीजिए जो मेरी वो अंतरात्मा जो है वो वहां ले जाती है और वो करने के लिए मजबूर करता है। और इसके लिए अगर 2-4 सेंटर चलता रहे, हमेशा चलता रहे, हमको कभी मलाल नहीं होगा, वो चलता रहे, यूं ही चलता रहे, और वो हम चलाएंगे। क्योंकि जो एक बात और बता दें, जो बातें जो 4,000 या 6,000 महीना जो हम देते हैं, या 7,000 अभी दे रहे हैं, महीना दे रहे हैं टीचर्स को, 7,000 में अगर 60 या 65 महिलाओं का घर में 100 रुपया ही इनकम हो रहा है, तो ये 7,000 कहीं कम है उस 65 घर के लिए। बहुत अच्छा। तो अब मैं इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि हम तो ये सुनते आए हैं कि हर एक पुरुष के सफलता के पीछे एक महिला होती है। अभी मैं यह भी सुन रहा हूँ कि महिलाओं के सफलता के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपकी अब संस्था रजिस्टर्ड हो चुकी है, आप बहुत सारे आपके जो सहेलियां हैं उसके साथ काम हो रही है, आपने अपना अखिल भारतीय स्वरूप बना लिया है और आप ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है, अच्छी बात है। महिला केंद्रित काम कर रही है, अच्छी बात है। और बुचहा, जहां पर आपके पिताजी की बात कर रहे थे, संजोग से मैंने बुचहा में भी काम किया है और मैंने तो बिहार सरकार को कहा था कि बुचहा को वाटर क्या कहते हैं, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जा सकता है, क्योंकि लखनदई और बागमती दोनों नदियां वहां मर्ज करती है और ओवरफ्लो ऑफ वाटर होता है और उसके रीजेज निकलते हैं जिससे पानी आता है। मुझे मालूम अगर होता कि आप बुचहा पर बोलेंगे तो मैंने वो फिल्म बनाया था, अपने दर्शकों को दिखा था और उस फिल्म से इस आपका जो साक्षात्कार है उसका मैं अंत करता। लेकिन खैर, मैं ये बता दूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज रामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन है और मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर के 2 लाइन से उद्बोधित करके इस प्रोग्राम का अंत करना चाहता हूँ और ये आपके लिए उद्बोधन है। सेनानी तुम करो प्रयास, इतिहास तुम्हारा है। कि आप प्रयास करते रहिए और इतिहास जो है आपका है और आपसे महिलाओं को, मिथिला के लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत आशा है और उम्मीद है कि आप अपने यात्रा में अनवरत चलती रहेंगी। धन्यवाद बानी, गॉड ब्लेस यू। आप आई फोक ब्रेन में, हमें अच्छा लगा और हमें लगा कि हमने एक सार्थक महिला के साथ सार्थक वार्तालाप किया है। अगर 20-25 आदमी भी आपसे कुछ लेसन ले लेते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।